सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरुणा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भी। आज हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे। उत्पादन फलन हकीकत में उत्पादन की मात्रा और उत्पादन साधनों की मात्रा के मध्य तकनीकी संबंध बताता है। हम सब जानते हैं कि उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पादन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन साधनों को एक उचित संयोग में मिलाने के पश्चात उत्पादन प्राप्त होता है। तो उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को प्राप्त करने के लिए साधनों के विभिन्न संयोग कौन कौन से हो सकते हैं और उनके माध्यम से कितना कितना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें उत्पादन फलन की अवधारणा को समझना जरूरी है। उत्पादन निर्भर करता है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों पर। एन नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक साधन, भूमि आदि। के कैपिटल पूंजी की मात्रा। एल श्रम की मात्रा। टी टेक्नोलॉजी। एम मैनेजमेंट। और इसी तरह उत्पादन के अन्य साधनों के एक उचित संयोग से उत्पादन की मात्रा निर्धारित होती है। तो ये उत्पादन के साधनों की विभिन्न मात्रा और उसके माध्यम से उत्पादन की प्राप्त मात्रा के मध्य जो संबंध है उसे हम उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। यानी उत्पादन साधनों की भौतिक मात्राएं और उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच तकनीकी संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। विभिन्न साधनों के संयोग लिए जा सकते हैं और उन साधनों के संयोगों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। उत्पादन फलन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। क्या अंतर है दोनों में? अल्पकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन होते हैं जिसमें उत्पादन के अधिकतर साधन स्थिर रहते हैं। एक साधन परिवर्तनशील होता है और उसकी सहायता से हम स्थिर साधनों के साथ संयोग करके उत्पादन अर्जित करते हैं। या कभी कभी दो साधन परिवर्तनशील होते हैं और उनका स्थिर साधनों के साथ विभिन्न कॉम्बिनेशन बिठाकर उत्पादन किया जाता है, तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का अनुपात बदलता रहता है, क्योंकि केवल परिवर्तनशील साधन बदल रहा है, स्थिर साधनों की मात्रा उतनी ही है। तो परिवर्तनशील साधनों का स्थिर साधनों के साथ में अनुपात बदलता है और उसके माध्यम से उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसमें इतना लंबा टाइम पीरियड हमारे पास में होता है कि इसमें सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकना संभव होता है। और जब सब साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बदला जाता है, तब उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के उत्पादन फलन होते हैं और उनके प्रकार कितने साधन परिवर्तनशील हैं उसके अनुसार निर्धारित होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम उत्पत्ति के नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत देखते हैं। अब हम देखते हैं उत्पादन फलन की विशेषताएं। उत्पादन फलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये साधनों की भौतिक मात्रा और उत्पादन की भौतिक मात्रा के मध्य संबंध बताता है। इसमें जो ये भौतिक शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मौद्रिक संबंध नहीं है, ये उनकी भौतिक मात्राओं के मध्य संबंध है। साधनों की भी भौतिक मात्राएं ली है, उत्पादन की भी भौतिक मात्राओं के मध्य संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। सेकेंड है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं है, न तो साधनों की कीमतें ली गई है न उत्पादित माल की कीमतें ली गई है, केवल उनकी भौतिक मात्राओं के मध्य संबंध निकाला जाता है। जब हम किसी उत्पादन फलन का अध्ययन कर रहे होते हैं
तो उस समय तकनीकी को हम स्थिर मानते हैं, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानते हुए उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाता है। जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी उत्पादन फलन भी बदल जाएगा, वही उत्पादन फलन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, उत्पादन फलन की व्याख्या हमेशा विशेष समयावधि के संदर्भ में की जाती है। जब हम किसी उत्पादन फलन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस निश्चित टाइम पीरियड में उत्पादन साधनों की इतनी इतनी मात्राओं को लिया गया, उनका एक विशिष्ट संयोग लिया गया और उसके माध्यम से इतना उत्पादन प्राप्त किया गया। साधन प्रतिस्थापन, उत्पादन फलन के अंदर साधनों में परस्पर प्रतिस्थापन संभव है। इसका मतलब कि हम श्रम के स्थान पर पूंजी का प्रयोग कर सकते हैं, पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग कर सकते हैं, और भी जो साधन है उनके मध्य प्रतिस्थापन करना संभव होता है, जिसे हम साधनों की प्रतिस्थापन के अंदर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, जैसा इधर मैंने आपको बताया, उत्पादन फलन अल्पकालीन हो सकते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं और उनके मध्य अनुपात बदलता रहता है। उसके अंतर्गत हम उत्पादन की मात्राओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंदर सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तित करने पर क्या रिजल्ट आता है, उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, साधनों व उत्पादन में प्रौद्योगिकीय संबंध। उत्पादन फलन हमेशा उत्पादन के साधनों की मात्रा और प्राप्त उत्पादन की मात्रा के मध्य प्रौद्योगिकीय या तकनीकीय संबंध को बताता है। ये मौद्रिक संबंध नहीं है, ये टेक्नोलॉजी संबंधी संबंध है। उत्पादन के साधनों का संयोग बदला और उस संयोग के बदलने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका हम उत्पादन फलन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब हम शुरू में सबसे पहले हम लेंगे उत्पत्ति के नियम, जो कि अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत आता है। उत्पत्ति के नियम 3 प्रकार के होते हैं। इनको प्रतिफल के नियम भी कहते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम का मतलब परिवर्तनशील साधन को जिस अनुपात में बढ़ाया, उत्पादन उसकी तुलना में ज़्यादा अनुपात से बढ़ता है तो उसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। लागत की दृष्टि से हम इसे देखेंगे तो ये इसका विपरीत हो जाएगा कि उत्पादन तो उस अनुपात से अधिक बढ़ रहा है लेकिन प्रति इकाई लागतें कम हो रही है, क्योंकि उत्पादन जितने साधन बढ़ा रहे हैं उससे तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए प्रति इकाई लागत में कमी होती है, लागतें गिरती हुई होती है। सेकंड, उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम के अंदर साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे साधनों को 10% बढ़ाया तो उत्पादन भी 10% बढ़ेगा, साधनों को दुगना कर दिया तो उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लागत स्थिर रहती है, लागतों में प्रति इकाई लागत स्थिर रहती है। कुल लागत तो बढ़ेगी लेकिन प्रति इकाई लागत स्थिर रहती है। तीसरा, उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंदर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ती है उत्पादन उसकी तुलना में कम अनुपात में बढ़ता है। उत्पादन कम अनुपात में बढ़ रहा है तो उस स्थिति में लागतें तेजी से बढ़ती है, इसलिए जो ये उत्पत्ति के नियम है लागतें उसके विपरीत दिशा में चलती है, प्रति इकाई लागत। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने एक साधन श्रम को परिवर्तनशील लिया है, उसका ये टोटल प्रोडक्शन लिया है। आप इसमें देखिए, पहली इकाई 1 इकाई श्रम की लगाई, कुल उत्पादन हुआ 20। श्रम की 1 इकाई और बढ़ा दी, उत्पादन बढ़कर 45,
फिर और इकाई बढ़ाने पर 80, इस तरह से उत्पादन क्रमशः बढ़ रहा है। पर टोटल प्रोडक्शन की अपेक्षा महत्वपूर्ण है मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। आप देखिए पहली इकाई से सीमांत उत्पादन 20 के बराबर मिल रहा है, दूसरी इकाई से मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्शन जो उस इकाई तक है उससे ऊपर वाली इकाई तक का टोटल प्रोडक्शन माइनस करते जाते हैं। तो 45 माइनस 20, 25, 80 माइनस 45, 35, इस तरह से हमने मार्जिनल प्रोडक्शन को निकाला है। इसमें तीनों उत्पत्ति के नियम आपको स्पष्ट हो रहे हैं। शुरू में आप एमपी देखिए 20, 25, 35, 40 बढ़ रही है। फिर सेकंड स्टेज उत्पत्ति समता नियम 40 पुनः 40 हो गई। तो ये हो गया कि स्थिर उत्पादन हो रहा है। फिर नेक्स्ट 40 के बाद गिरने लग गई है, तो यह है उत्पत्ति ह्रास नियम। इसी चीज को हमने डायग्राम के माध्यम से समझाया है। ओ एक्स एक्सिस पर हमने श्रम की इकाइयां ली है, ओ वाई पर हमने मार्जिनल प्रोडक्शन लिया है। इसमें आप टोटल प्रोडक्शन का भी बना सकते हैं, तो वो इस तरह से ऊपर पीपी टोटल प्रोडक्शन का कर्व बन जाएगा। इसमें देखिए पहली बी पॉइंट तक उत्पत्ति वृद्धि नियम है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्रमशः बढ़ रहा है। फिर उत्पत्ति समता नियम हो गया, बी और सी के बीच में ये स्थिर है। सी पॉइंट के बाद में मार्जिनल प्रोडक्शन गिरने लग गया है, तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम की स्थिति है। उत्पत्ति ह्रास नियम की स्थिति में जो टोटल प्रोडक्शन है वो आपके कम होने लग जाएगा, और इस स्थिति में जबकि उत्पत्ति समता नियम की स्थिति है तो आपका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पर कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से ये पोजीशन होगी। इस प्रकार हमने अल्पकाल में उत्पादन फलन उत्पत्ति के नियम किस प्रकार से काम करते हैं उसको हमने देखा। इस सारी प्रोसेस में जो मेन है उत्पत्ति वृद्धि नियम हर उद्योग में प्रारंभिक अवस्था में होता है, जबकि परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाते हैं तो स्थिर साधनों का अच्छी तरह उपयोग होने के कारण उत्पत्ति वृद्धि नियम प्राप्त होता है। जब संयोग सर्वोत्तम हो जाता है तब कुछ समय के लिए समता नियम लागू होता है, लेकिन जब सर्वोत्तम संयोग के बाद भी परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जो कि सर्वव्यापी सार्वजनिक नियम है और हर उद्योग में अंततः स्थापित होता है। इसे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।